डेवी क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 फ्रिक्शन, ये चैप्टर करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन। इट इज़ ए मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट when we roll a ball along the ground, the ball does not continue to keep on moving for a long। ये हमारा एक कॉमन एक्सपीरियंस है। हम नोट कर सकते हैं इस बात को कि अगर हम किसी बॉल को जब रोल करते हैं, ग्राउंड में लुढ़काते हैं, तो कुछ समय के बाद वो बॉल रुक जाती है, वो मूव करना ज़्यादा देर तक वो कंटिन्यू नहीं कर पाती। यानी कि जब बॉल को हम रोल करेंगे ग्राउंड पे तो वो थोड़ी सी देर के बाद रुक जाएगी, मूव करना बंद कर देगी। इट स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। ये क्या धीरे धीरे स्लो होती है और फिर अंत में वो रुक जाती है। नाउ कंसीडर दिस सिचुएशन, वी आर राइडिंग ए बाइसिकल। अब एक सिचुएशन लो कि हम एक बाइसिकल चला रहे हैं, एक साइकिल चला रहे हैं, एंड आफ्टर अटेनिंग ए गुड स्पीड वी स्टॉप पैडलिंग। और हमने एक अच्छी स्पीड अटेन कर ली पैडल मार मार के, और फिर हमने जो पैडलिंग यानी कि पैडल मारना बंद कर दिया। द बाइसिकल वुड बी सीन टू ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड वुड स्टॉप आफ्टर कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। और हमने जब पैडल मारना बंद किया तो बाइसिकल जो है वो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो स्लो होनी शुरू हो जाएगी और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद साइकिल रुक जाएगी। टू मेक इट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड इवन अलोंग ए स्ट्रेट लेवल रोड वी हैव टू कीप ऑन पैडलिंग इट। अगर हमने इसको साइकिल को एक कांस्टेंट स्पीड में रखना है जबकि जो रोड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइकिल में लगातार पैडलिंग करनी पड़ेगी, पैडल मारने पड़ेंगे, तभी तक वो साइकिल चलेगी। In the last chapter, we learned that we need an external force to change the speed or direction of motion of an object that may be initially at rest or in motion। आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, जो चैप्टर था फोर्स, ठीक है। जिसने नहीं किया वो देख लेना, करवा रखा है मैंने। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है, या प्लेलिस्ट चेक करना, आपको चैप्टर मिल जाएगा फोर्स, ठीक है। इस चैप्टर को करने से पहले वो चैप्टर एक बार ज़रूर देख लेना। तो हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा, फोर्स वाले चैप्टर में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसकी स्पीड को चेंज करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। डैट मे बी इनिशियली एट रेस्ट और इन मोशन। वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। अगर हम उसकी स्पीड को चेंज करेंगे या उसकी स्पीड की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ठीक है, या उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स। वाई डू ऑब्जेक्ट लाइक द रोल्ड आउट बॉल और द मूविंग बाइसिकल स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट आफ्टर द फोर्स एक्टिंग ऑन दैम हैज़ बीन रिमूव्ड। अब इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि वाई, कि जैसे कि ऑब्जेक्ट हमने लिया था एक रोलिंग बॉल और दूसरा मूविंग बाइसिकल, स्लो डाउन क्यों हो जाती है और लास्ट में रुक क्यों जाती है जब हम उस पर फोर्स लगाना बंद कर देते हैं। जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो गेंद क्यों रुक जाती है और साइकिल क्यों रुक जाती है। वाई डज नॉट द ऑब्जेक्ट कीप ऑन मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग इट्स स्ट्रेट पाथ आफ्टर द रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम अप्लाइड फोर्स है यानी कि फोर्स को जब हटा लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट पाथ पर मूव क्यों नहीं करता। इन टर्म ऑफ आवर आइडियाज अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स वी कैन नाउ रियलाइज दैट देयर मस्ट बी ए फोर्स between the rolling ball or the moving bicycle and the ground। तो इन टर्म ऑफ आवर आइडिया अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो जो हम पढ़ चुके हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, हम ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि देयर मस्ट बी ए फोर्स,
कोई ना कोई फोर्स है जो रोलिंग बॉल या फिर बाइसिकल और ग्राउंड के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में आएगा कि वो बॉल क्यों रुकी, वो बाइसिकल क्यों रुकी, तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा उस पर, तभी वो रुकी है। ठीक है, और वो फोर्स किस किस के बीच में लग रहा है, ग्राउंड या रोलिंग बॉल के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं बाइसिकल और ग्राउंड के बीच में। वी कॉल दिस फोर्स एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यही जो फोर्स गेंद को रोक रहा है, बाइसिकल को रोक रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। दिस फोर्स अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। और ये जो फोर्स है यानी कि फ्रिक्शन का फोर्स है, ये हमेशा अपोज करता है, विरोध करता है किसका, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, वो आपस में कॉन्टैक्ट है उनका। ठीक है, वो मूव का एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे अगर मूव कर रहा है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसका क्या करेगा, उसकी जो उसको अपोज करेगा। ठीक है, उसकी जो मोशन है उसको वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। इट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द सरफेस ऑफ बॉल, या फिर आप कह सकते हैं व्हील ऑफ बाइसिकल, डैट द रोलिंग बॉल मूविंग बाइसिकल स्टॉप व्हेन द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स हैज़ बीन रिमूव्ड। तो अब ये कह रहा है इट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन के कारण है। फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, बिटवीन द ग्राउंड एंड द सरफेस ऑफ बॉल। बॉल और ग्राउंड का जो सरफेस है, दोनों के बीच में क्या फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स है, वो है फ्रिक्शन का फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो बॉल या बाइसिकल रुक जाती है जब हम जो बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं, जब उसको हटा लेते हैं तो कौन सा फोर्स काम करता है, फिर फ्रिक्शन का फोर्स जो उसको रोक रहा है। ठीक है, बॉल को या बाइसिकल को, वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस बात से ये क्लियर हो गया कि जो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि जब दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आएंगी आपस में तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। मान लो ये ग्राउंड है और ये बॉल है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट किस किस के बीच में हुआ, ग्राउंड और बॉल के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है, ग्राउंड और बॉल के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है। तो जब ये बॉल मूव करेगी तो रुक जाएगी कुछ टाइम के बाद, तो ग्राउंड और बॉल के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये बॉल रुक जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रिक्शन, अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और इसको थोड़ा सा और समझेंगे। वी कैन नाउ से डैट वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, देयर इज ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। वी कैन नाउ से, अब हम ये कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, या तो मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, तो देयर इज ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। उन दोनों के जो सरफेस जो आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं उनके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। वी कॉल दिस फोर्स एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। इस फोर्स को, जो ये फोर्स लग रहा है टू सरफेसेस पे, ठीक है, एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेस पे लग रहा है जो फोर्स, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सिंपली फ्रिक्शन कहेंगे। वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस फोर्स is a contact force and always opposes or tend to oppose any relative motion between the two surfaces in contact। और अब हम ये भी समझते हैं कि जो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो फोर्स है, दिस फोर्स यानी कि फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि जब दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में आएंगी, उनके सरफेस कॉन्टैक्ट में आएंगी तब ये लगेगा। ऑलवेज अपोजिस, ये हमेशा अपोज करता है, विरोध करता है, आगे हम इसको अच्छे से और समझेंगे। और टेंड्स टू अपोज, या फिर अपोज करने की कोशिश करता है, बिटवीन मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो रिलेटिव मोशन दो सरफेस के बीच में जो मोशन होगी उसको वो हमेशा अपोज करेगा।
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग सरफेस इन कॉन्टैक्ट। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में चलेगा? फॉर सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट, जो अलोंग दी सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इस चित्र से हम समझेंगे कि इस लाइन का क्या मतलब है। इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन या फिर आप कह सकते हो ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट। अब जिसने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, अगर ये ब्लॉक इस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड को मूव क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, मोशन में है ये, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा? देखो ये ग्राउंड है और ये बॉक्स है, इन दोनों के सरफेस के ये क्या लगेगा? अलोंग लगेगा, ऐसे लगेगा ये, ठीक है, इस साइड को लगेगा, ठीक है, और हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा, उल्टी दिशा में लगेगा। बॉक्स इधर को जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को लगेगा। समझ गए? अब हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं इसको और समझने के लिए। टू एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नेचर ऑफ सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। अब हम ये देखेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नेचर ऑफ सर्फेसिस इन दोनों में क्या रिलेशन है। टेक 4 मैच बॉक्सेस, 4 मैच बॉक्सेस लो, या फिर आप खिलौना कार भी ले सकते हैं। सैंड पेपर लेना है, प्लास्टिक शीट लेनी है, एल्यूमिनियम फॉयल लेना है, हैंडमेड पेपर, वुडन ट्रे लेनी है, एक प्लास्टिक ट्रे, एक मेटल ट्रे और एक शीट ऑफ वैक्स पेपर और एक वैक्स पेपर लेना है। ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है। कवर द फर्स्ट मैच बॉक्स विद द सैंड पेपर, पहली जो मैच बॉक्स है उसको सैंड पेपर से कवर करो, सेकंड को प्लास्टिक शीट से और जो थर्ड को एल्यूमिनियम फॉयल से उसको कवर करो। एंड द फोर्थ वन विद हैंडमेड पेपर, और फोर्थ को हैंडमेड पेपर से कवर कर दो। पुट ऑल द कवर्ड मैच बॉक्सेस अलोंग ए लाइन एट वन एंड ऑफ ए वुडन ट्रे, ग्रेजुअली लिफ्ट अपवर्ड एंड टिल्ट दैट एंड ऑफ द वुडन ट्रे टूवर्ड विच द मैच बॉक्स हैव बीन kept. Observe the order in which the match boxes start moving. Also observe the order in which they slide down to reach the other end of the wooden tray. देखो यहाँ से समझो, ये मैच बॉक्स ले ली हमने 4, ठीक है, 4 पे अलग अलग चीज़ लपेट दी है, ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा है। किसी पे एल्यूमिनियम फॉयल लपेटी है हमने, ठीक है, किसी पे प्लास्टिक शीट, किसी पे सैंड पेपर, किसी पे हैंडमेड पेपर, ठीक है। ऐसे ऐसे ट्रे में लेना है इनको, और ट्रे को ऐसे उठा देना है, एक साइड से ऐसे उठा देना है इसको, ताकि ये नीचे की तरफ मूव करे, ठीक है। हमने ये देखना है कि इन चारों में से कौन सी सबसे पहले मूव कर रही है, और जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है, चारों बारी बारी से यहाँ पर पहुँचेगी, कौन सी सबसे पहले पहुँची है और सबसे बाद में कौन सी पहुँची है, ये हमने ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है। नेक्स्ट कवर द वुडन ट्रे विद ए शीट ऑफ वैक्स पेपर एंड रिपीट द अबव स्टेप्स। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज नाउ। अब पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है। अब क्या करना है, इस पे क्या लगा देना है, वुडन ट्रे पे हमने लगा देनी है वैक्स पेपर शीट लगा देनी है, ठीक है। और फिर दोबारा से यही वाला एक्सपेरिमेंट करना है, इसको तिरछा करना है ट्रे को, और इसको मूव कराना है, ये चारों मैच बॉक्सेस है उनको मूव कराना है। फिर दोबारा से हमने ऑब्जर्वेशन करनी है कि कौन सी कैसे मूव करती है, कौन सी मैच बॉक्स जल्दी पहुंचती है, कौन सी बाद में पहुंचती है, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज नाउ। अब ये वैक्स पेपर लगाने से क्या कोई चेंज हुआ है? पहले तो सीधा किया था हमने मूव, फिर वैक्स पेपर इसके ऊपर लगा दिया था, ठीक है, इसके ऊपर लगा दिया था, फिर मूव किया था। क्या फ़र्क पड़ा इससे? रिप्लेस द वुडन ट्रे फर्स्ट विद प्लास्टिक ट्रे एंड देन विद ए मेटालिक ट्रे एंड अगेन रिपीट द अबव स्टेप। अब वुडन ट्रे को रिप्लेस कर दो, वुडन ट्रे की जगह प्लास्टिक ट्रे ले लो, ठीक है, एंड देन विद ए मेटालिक ट्रे, फिर एक मेटल वाली ट्रे ले लो, फिर दोबारा से यही एक्टिविटी करो जो हमने पहले की थी, ठीक है। दोबारा से यही स्टेप करो, ऐसी मैच बॉक्स को ऐसे मूव करवाना है तिरछा करके ट्रे को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व
आपने क्या ऑब्जर्व किया, ओवर विच ट्रे डू द मैच बॉक्सेस मूव विद ग्रेटर ईज, किस ट्रे में जो मैच बॉक्स है वो आसानी से मूव कर रही थी, आसानी से मोशन हो रहा था इनका। ट्राई टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबुलर फॉर्म एंड डिस्कस योर फाइंडिंग विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स। और आपने अभी जो भी ऑब्जर्वेशन आप करी है उसके टेबल बनानी है, ठीक है। ऐसे चारों ऐसे ले लेनी है मैच बॉक्स, पहली दूसरी तीसरी ऐसे चौथी, ठीक है। फिर आपने जो भी आपने ऑब्जर्वेशन करी है कि कौन सा मैच बॉक्स आसानी से मूव कर रहा है, कौन सा थोड़ी मुश्किल से मूव कर रहा है, ठीक है, सारी आपने ये नोट डाउन करनी है, ठीक। अब आगे है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था इसी का थोड़ा सा इसमें आएगा, ठीक है, कि क्या होता है कॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, फ्रिक्शन क्यों पैदा होता है। द एक्टिविटी 1 जो हमने करी है एंड सिमिलर अदर ऑब्जर्वेशन, और दूसरी भी जो ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं उसके जैसी, शो डैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो हमने अभी एक्टिविटी करी है उसी का रिजल्ट है कि ये एक्टिविटी दिखाती है हमें कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, कि जो दो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कौन से, जैसे कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना, इसमें दो चीज़ें कौन सी हैं, एक ट्रे है और दूसरी मैच बॉक्स है, ठीक है। ट्रे पे अगर कोई मैच बॉक्स हम मूव करवा रहे हैं तो एक तो ट्रे का सरफेस हो गया और एक मैच बॉक्स का सरफेस हो गया, उस पर डिपेंड करेगी कि उन दोनों का सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन इस पर डिपेंड करेगा। द मोर इज द, अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोर इज द रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट द मोर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। जितना ज़्यादा रफनेस होगी दोनों सरफेस की, जितनी ज़्यादा रफनेस होगी, यानी कि दोनों सरफेस जितने ज़्यादा खुरदरे होंगे जो आपस में कॉन्टैक्ट में आए हैं, जैसे कि मैच बॉक्स और ट्रे का सरफेस, जितने ज़्यादा दोनों सरफेस खुरदरे होंगे उतना ज़्यादा उन दोनों के बीच में, उन दोनों सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो समझ गए, जितनी ज़्यादा रफनेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। वी कैन देयरफॉर एसोसिएट फ्रिक्शन विद द रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो हम फ्रिक्शन को किससे एसोसिएट कर सकते हैं, किससे रिलेट कर सकते हैं, कि रफनेस ऑफ द सरफेसेस, की सरफेसेस का खुरदरापन, इससे हम एसोसिएट कर सकते हैं फ्रिक्शन को। ऑल सरफेसेस हैव सम रफनेस ऑन देम, जितने भी सरफेस होते हैं उनमें कुछ ना कुछ खुरदरापन होता है। इवन द सरफेसेस विच अपीयर टू बी वेरी स्मूथ टू द अनएडेड आई आर सीन टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट irregularities, bumps or depression when seen under a powerful microscope। आगे कह रहा है, इसने कहा कि जितने भी सरफेस है उसमें कुछ ना कुछ रफनेस, कुछ ना कुछ खुरदरापन होता है। आगे वो एग्जांपल दे रहा है कि इवन द सरफेसेस विच अपीयर, और उन सरफेस पे भी रफनेस होती है जो हमें देखने में बड़े ही स्मूथ लगते हैं, बड़े ही चिकने लगते हैं। जैसे कि मान लो कोई शीशा है, ठीक है, कितना चिकना लगता है, या फिर आपका जो मान लो कोई टेबल है, टेबल पे ऊपर प्लाई लगी हुई है, कितनी चिकनी लगती है। मगर या फिर कोई टाइल है, फर्श पे टाइल लगी हुई है, कितनी चिकनी लगती है। मगर उस पर भी चाहे वो कितना भी स्मूथ हमें दिखे सिंपल आंखों से, अनएडेड आंखों से, ठीक है, मगर उसमें फिर भी बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। जब हम उसको किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ऐसे हमारी आंखों से तो दिखेगी नहीं, नंगी आंखों से तो वो इरेगुलरिटीज़ नहीं दिखेंगी। मगर जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जब उस टाइल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगे, उसमें अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे, बम्प्स एंड डिप्रेशन दिखेंगे। उसमें इस तरह का हमें दिखेगा, ऐसे उठा हुआ, और ऐसे इस तरह का हमें दिखेगा। कोई उठा हुआ, कोई ऐसे गड्ढा दिखेगा, कोई ऐसे उभार दिखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जितनी भी सरफेसेस हैं, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, वो उसमें खुरदरापन जरूर होता है, उसमें
इरेगुलरिटीज़ ज़रूर होती हैं। द व्यू ऑफ एन apparently स्मूथ लुकिंग सरफेस थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप invariably shows it is to be uneven having ups and downs in it। ठीक है, तो यही बात जो मैंने बता दी है कि कोई सरफेस चाहे हमें कितना भी क्या लगे, स्मूथ लगे, चिकना लगे, मगर अगर हम उसको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें क्या हमें दिखेंगे, अप्स एंड डाउन्स हमें उसमें दिखेंगे। इस तरह से हमें दिखेगा अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, ये अप है, ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है। ठीक है, इस तरह से हमें दिखेगा। ठीक है, अप्स को इसने माउंटेन कह दिया, ये माउंटेन जैसा होता है अप, है ना, और डाउन को इसने वैलीज कह दिया। ठीक है, तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे दिखेगा। वी कैन नाउ हैव ए सिंपल अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने समझ लिया है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने समझ लिया है, एक्सप्लेन कर लिया है कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है, कारण क्या है। When two surfaces are put in contact, the irregularities यानी कि up and downs of one surface gets somewhat interlocked with the irregularities of the other surface। देखो अब कॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे। देखो इसने दिखा रखा है, मान लो ऐसे है, इस तरह से दो सरफेस हैं, उस सरफेस पे भी जो पहला सरफेस है उस पर कुछ इरेगुलरिटीज़ होंगी, अप डाउन्स होंगे, और जो दूसरा सरफेस है, जैसे मान लो ये मेज है, मेज के ऊपर कोई बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, छोटे बॉक्स को या मैच बॉक्स को हम मूव कर रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं उसको, तो उस मैच बॉक्स पे भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये नीचे वाला है और ये इसके ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, दोनों सरफेस में कुछ अप एंड डाउन्स होंगे। ये जो इरेगुलरिटीज़ यानी कि अप्स एंड डाउन्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जब कोई चीज़ चलती है तो एक दूसरे को इंटरलॉक करेंगे, ये एक दूसरे में फिट हो जाएंगी। जैसे मान लो ऐसे है तो दूसरा इसके अंदर इस तरह से ऐसे घुस जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिट हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। दिस में बी regarded somewhat similar to the interlocking of the teeth of two saws। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं जैसे कि दो आरी हैं। ठीक है, आरी आपने देखी होगी, इस तरह से दांत वाली आरी होती है, ऐसे दांत होते हैं आरी के, कि एक जो आरी के दांत हैं वो दूसरी आरी के दांत में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, इस फंसने को, इस फिट होने को क्या कहेंगे, इंटरलॉकिंग कहेंगे। We have to apply a force to unlock this interlocking of the two surfaces in contact and thereby to enable them to move with respect to each other। अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो ये इरेगुलरिटीज़ हैं जो दोनों सरफेस की, जो एक दूसरे में फंस चुकी हैं, फिट हो चुकी हैं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। उसको हमें उस मतलब इरेगुलरिटी को हटाना पड़ेगा फोर्स लगाकर। ठीक है, अनलॉक दिस इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस एंड देयर बाय टू अनेबल देम टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। वो चीज़ तभी चलेगी, तभी मूव करेगी जब हम क्या करेंगे भाई, इस जो इंटरलॉकिंग है इसको फोर्स के द्वारा हटाएंगे, जोर लगाएंगे, तभी वो चीज़ चलेगी। ठीक है, it is this interlocking of irregularity that may be viewed as the basic cause of built-in opposition to any relative motion between the two surfaces in contact। अब it is this interlocking of irregularity, जो इस irregularity में interlocking हुई है, ठीक है, जो irregularities में interlocking हुई है, that may be viewed as the basic cause of, इसको ही आप कह सकते हैं कि जो ये फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो अपोजिशन हो रहा है, जो ये मोशन का विरोध कर रहा है, ठीक है, यही इसका क्या है, बेसिक कारण है टू एनी रिलेटिव मोशन। किसी भी मोशन के खिलाफ जो क्या लग रहा है, अपोजिशन लग रहा है, जो उस मोशन का विरोध कर रही है, ठीक है, उसी अपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे।
इट इज़ द अपोजिशन डैट वी ऑब्जर्व एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जस्ट फ्रिक्शन बिटवीन देम। और यही जो विरोध, जो मोशन का विरोध कर रहा है, इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे ये बॉक्स, जैसे ये मान लो ये सरफेस है, कोई फर्श है, फर्श पे ये बॉक्स हमने ऐसे रखा है और हमने फोर्स लगाया इधर को। ये बॉक्स कब चलेगा, कब मूव करेगा? देखो ये एक दूसरे में फंसा हुआ है। आप ये सोचो अभी कि इसमें भी, फर्श में भी इरेगुलरिटीज़ हैं और इस बॉक्स में भी, तो दोनों की जो इरेगुलरिटी है एक दूसरे में इंटरलॉक हो रखी है, फिट है एक दूसरे में। ये मूव तब करेगा जब हम इस पर जोर लगाएंगे, ठीक है। और जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मान लो हमने जोर लगा के छोड़ दिया, धक्का दे के छोड़ दिया, तो ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा, कुछ देर के बाद जाके रुक जाएगा। तो कैसे रुका ये जो फ्रिक्शन है ये इसकी अपोजिट साइड लगेगा, अपोजिशन में लगेगा, ठीक है। तो इट इज़ दिस अपोजिशन डैट वी ऑब्जर्व एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। और यही क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो फोर्स अपोजिशन में लगता है मोशन की, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करेंगे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ देयर रफनेस और स्मूथनेस। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो वो दो सरफेस हैं उनकी कितनी रफनेस है और कितनी स्मूथनेस है, यानी कि वो कितने खुरदरे हैं और कितने चिकने हैं, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर वेयर रफर सरफेस आर इन्वॉल्व। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ पर जो सरफेसेस हैं वो खुरदरे होंगे। द स्मूदर द सरफेसेस द स्मॉलर इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। और जितने सरफेस स्मूदर होंगे, चिकने होंगे, उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा। वी कैन देयरफॉर से द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब एक एक्टिविटी के द्वारा हम इसको समझते हैं और हमें अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए वुडन ब्लॉक, पुल द ब्लॉक बाय ए स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन फिगर। अब हमने एक ये ब्लॉक ले लिया, वुडन ब्लॉक है, और इसको ऐसे एक इसमें लगा दी कील वगैरह, और इसमें इसके साथ क्या बांध दिया हमने, एक जैसे ये देखी होगी आपने, ये स्प्रिंग सा इसमें हमने लगा दिया है। टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए वुडन बोर्ड, पुल द ब्लॉक बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है, हमने इसमें स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, ठीक है। अब इसको खींचना है, इस तरफ को हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है। इस तरफ को खींचेंगे तो जो फ्रिक्शन है वो उल्टी साइड में लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ठीक है। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में हमने रीडिंग देखनी है कि कितना जोर लगा है हमारा। व्हेन द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू मूव, जब ब्लॉक चलना शुरू कर दे तो हमने स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग नोट करनी है। इट गिव्स ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड द फ्लोर। और जो रीडिंग इस पे आएगी वो क्या है, फ्रिक्शन है, कि कितना फ्रिक्शन लगा है, किस किस के बीच में, ब्लॉक और फ्लोर के सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन लगा है, जो इस स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आएगी। नाउ कीप ए बुक ऑन द ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक बुक रख दो। अगेन पुल द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग बैलेंस। फिर दोबारा से इसको स्प्रिंग बैलेंस से पुल करो, खींचो। नोट डाउन द रीडिंग, फिर रीडिंग नोट करो। डू वी ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव ऑफ द टू केसेस। क्या आपने अब जो पहले केस में रीडिंग आई थी और जो अब रीडिंग आ रही है, क्या आपने कोई डिफरेंस इसमें देखा, ऑब्जर्व किया। When a body moves over a horizontal surface, it presses down against the surface by a force equal to its weight. जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करती है तो ये जो बॉडी है वो प्रेसिस डाउन होएगी, नीचे की तरफ दबेगी, ठीक है। किसके कारण, वेट के कारण, बाय द फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। देखो जैसे फर्श है, फर्श के ऊपर क्या रखा हुआ है हमने, ऐसे ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, वुडन ब्लॉक रखा हुआ है,
तो ये जो ब्लॉक है इसको ये नीचे फर्श को नीचे की तरफ प्रेस करेगा। ठीक है, अगर ये ब्लॉक है इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक और रख दिया तो इसका मतलब है कि अब इस फर्श पे और ज़्यादा जो फोर्स है वो बढ़ चुका है, ये और ज़्यादा इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ प्रेस करेगा। यानी कि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा इस फर्श पे जो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि जो वेट के कारण क्या फर्श नीचे की तरफ दबेगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, वेट को बढ़ाएंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर एक बुक रखते हैं और फिर खींचते हैं इसको तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसमें रीडिंग ज़्यादा आएगी, हमारा ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि अब ब्लॉक और जो बुक है दोनों का वेट ज़्यादा हो जाएगा टोटल मिला के, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा, हमारा ज़्यादा जोर लगेगा इसको खींचने में। हैंस इन द सेकंड केस रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस वुड बी मोर। ठीक है, वो बता दिया मैंने कि सेकंड केस में जब हम बुक रख देंगे तो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज दस सीन टू डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड और किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो सरफेसेस पे डिपेंड करेगा दोनों, दूसरा किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट, यानी कि कितना वेट कितना है, वेट कम है या ज़्यादा है। अगर वेट ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन भी फिर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, या फिर आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट, कि वेट कितना है। ठीक है, प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर, कि जो टू सरफेसेस को जो वेट प्रेस कर रहा है वो कितना है, उस पे भी फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। वी कैन नाउ से डैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। पहला क्या है, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, कि दो सरफेसेस का नेचर क्या है जो आपस में कॉन्टैक्ट में है। दूसरा क्या है, फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर, कि फोर्स जो प्रेस कर रहा है दो सरफेसेस को उस पर डिपेंड करेगा कि वो कम है या ज़्यादा है। अगर फोर्स वो ज़्यादा होगा यानी कि वेट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और पहले में क्या था, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, अगर सरफेसेस रफ है, ठीक है, रफनेस ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। अगर रफनेस कम है यानी कि स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।